नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की। एक ऐसा वक्त जो किसी बड़े तूफान के बाद की शांति जैसा था, लेकिन उस शांति में ना बहुत कुछ नया आकार ले रहा था। हम सफर करेंगे महान मौर्य साम्राज्य के बिखरने के ठीक बाद वाले भारत का। कभी सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर साम्राज्य गिरता है तो असल में होता क्या है? क्या सब कुछ बस खत्म हो जाता है? नहीं, असल में ये तो एक नई शुरुआत होती है, एक जबरदस्त बदलाव की, अलग अलग संस्कृतियों के मेल जोल की। और मौर्यों के बाद भारत में, जानते हैं, ठीक यही हुआ। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले देखेंगे मौर्यों के बाद कौन सी शक्तियां आईं, फिर समझेंगे हिंद यवनों का प्रभाव। इसके बाद रुद्रदामन के खास संस्कृत शिलालेख की कहानी जानेंगे, फिर महान कुषाण साम्राज्य को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक नए दौर की शुरुआत कर रहे थे। तो कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के पतन से। जैसे ही ये विशाल साम्राज्य गिरा ना, तो खास तौर पर उत्तर पश्चिम भारत में एक कह सकते हैं कि एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा आ गया। ये बिल्कुल एक खुले मैदान की तरह था और इसने दरवाजे खोल दिए कई नए समूहों के लिए जो भारत में आए और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अच्छा, तो इस नए दौर में एक के बाद एक 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। सबसे पहले आए हिंद यवन, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। उनके बाद आए शक और फिर आए सबसे शक्तिशाली कुषाण। चलिए, अब एक एक करके इन सब की कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की पहली कड़ी है हिंद यवन। ये वो पहली बड़ी बाहरी शक्ति थे जिन्होंने मौर्यों के बाद भारत में अपने राज्य स्थापित किए। और जानते हैं, वो अकेले नहीं आए। अपने साथ वो लाए यूनानी कला, विज्ञान और वहाँ के नए नए विचार। उनका एक सबसे बड़ा और दिलचस्प काम था सिक्के। उन्होंने भारत में पहली बार ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर राजा का चेहरा बना होता था, बिल्कुल असली जैसा। सोचिए उस वक्त के लिए ये कितना नया रहा होगा। उनके सबसे जाने माने राजा थे मिनांडर, जो बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर मिलिंद के नाम से मशहूर हुए। और उनके चलाए सिक्के आज भी हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। हिंद यवनों के बाद इस ऐतिहासिक मंच पर एंट्री होती है शकों की। और जब भी हम शकों की बात करते हैं ना, तो एक नाम जरूर सामने आता है, रुद्रदामन प्रथम। और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो वाकई इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये देखिए, यही है वो ऐतिहासिक दस्तावेज, गुजरात के जूनागढ़ में मिली एक चट्टान पर खुदा हुआ शिलालेख। देखने में शायद ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक टाइम मशीन है जो हमें सीधे रुद्रदामन के जमाने में ले जाती है। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा शिलालेख नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसे विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। इसने तो मानो भाषा के इतिहास में ही एक नया पन्ना जोड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसने संस्कृत को एक तरह से शाही भाषा, राजकाज की भाषा बना दिया। दूसरी बात, ये हमें रुद्रदामन के शासन के बारे में बताता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये बताता है कि उन्होंने मशहूर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, वो भी अपने निजी खर्चे से। लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया। इससे उनके अच्छे शासक होने का पता चलता है। शकों के बाद आते हैं कुषाण, और इनके आने के साथ ही शुरू होता है इस दौर का, कह सकते हैं, स्वर्ण युग। उन्होंने एक इतना विशाल, इतना अमीर और इतना ताकतवर साम्राज्य खड़ा किया कि उस जमाने में उसकी कोई टक्कर ही नहीं थी। तो कुषाण इतने शक्तिशाली कैसे बने? इसका राज छिपा था सिल्क रूट में, यानी रेशम मार्ग पर। उनका इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल था, जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता था। इसी व्यापार से जो बेशुमार दौलत आई, उसी से उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। इतना ही नहीं, वो बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और इसी वजह से उनके राज में कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा मिला। अच्छा, कुषाणों में जो सबसे मशहूर राजा हुए वो थे कनिष्क। और उनका नाम एक ऐसी चीज से जुड़ा है, एक ऐसी विरासत से जो आज भी हमारे साथ है। जी हाँ, ये कहानी है एक कैलेंडर की शुरुआत की। 78 एडी, इसी साल कनिष्क ने शक युग की शुरुआत की। और जानते हैं ये इतना खास क्यों है? क्योंकि यही शक युग आज हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत। है ना ये कमाल की बात कि हजारों साल पहले की एक घटना आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है।
तो इतने सारे राजनीतिक बदलाव, इतने सारे अलग-अलग लोगों का आना-जाना, इस पूरे मेल-जोल का जो सबसे खूबसूरत नतीजा निकला, वो हमें देखने को मिलता है कला में। ये एक ऐसा दौर था जब अलग-अलग कला शैलियाँ एक दूसरे से मिलकर कुछ एकदम नया, कुछ बहुत ही अनोखा बना रही थीं। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है गांधार कला। अब ये क्या थी? इसमें देखिए, विषय तो पूरी तरह से भारतीय थे, जैसे महात्मा बुद्ध और उनकी जिंदगी की कहानियां। लेकिन उनको बनाने का स्टाइल, जो तरीका था, वो यूनानी रोमन था। जरा सोच कर देखिए, बुद्ध की एक मूर्ति जिसमें यूनानी देवताओं की तरह यथार्थवादी मांसपेशियां और कपड़ों की बारीक बारीक सिलवटें दिखाई गई हों। ये था फ्यूजन। तो उस वक्त कला के दो बड़े स्कूल या दो बड़ी धाराएं चल रही थीं। एक तरफ थी गांधार शैली, जिस पर यूनानी असर साफ दिखता था। इसमें बुद्ध को एक यथार्थवादी इंसान की तरह दिखाया जाता था। और दूसरी तरफ थी मथुरा शैली। ये पूरी तरह से देसी यानी भारतीय थी। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और आदर्श रूप पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तो कुल मिलाके मौर्यों के बाद का ये जो समय था, वो सिर्फ लड़ाइयों या आक्रमणकारियों का दौर नहीं था। नहीं, ये तो असल में नए विचारों, नई कला और अलग-अलग संस्कृतियों के जबरदस्त मेल-जोल का एक बहुत ही क्रिएटिव, एक रचनात्मक दौर था। एक ऐसा दौर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हजारों साल पहले जो संस्कृतियों का ये मेल-जोल हुआ, उसका असर आज भी हमारी कला में, हमारे समाज में और हमारी दुनिया में कैसे और कहाँ-कहाँ दिखाई देता है। सोचने वाली बात है ना?